हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नीरज। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था बीएमसी में शॉर्ट नोट्स में। तो हमने टेस्ट जितने भी होते हैं वो सब पढ़ लिए थे, ठीक है हमने। अब हमको पढ़ना टाइप ऑफ सीमेंट। तो टाइप ऑफ सीमेंट में सबसे पहला कौन सा आता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? इट हैज़ हाई लाइम कंटेंट एट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई C3S की मात्रा क्या करते हैं हम? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को क्या करते हैं हम? बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फाइननेस को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। तो इससे क्या बनता है? रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट बनता है, ठीक है। द बेसिक of application of rapid hardening cement is hardening property and heat emulsion rather than the setting time, so little more gypsum is added to control the setting rate। तो और इसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम क्या करते हैं? थोड़ी जिप्सम की मात्रा को बढ़ा देते हैं ताकि कंट्रोल क्या हो जाए, ताकि हमारी सेटिंग रेट में कंट्रोल आ जाए, ठीक है। सेटिंग रेट में कंट्रोल आने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ी बहुत जिप्सम की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 7 days स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड इन 3 days। जो ओपीसी 3 दिन में अपनी स्ट्रेंथ गेन करती, जो ओपीसी 7 दिन में स्ट्रेंथ गेन करती है वो ये 3 दिन में कर लेती है, और जो ओपीसी 3 दिन में स्ट्रेंथ गेन करती है वो ये 1 दिन में गेन कर लेती है, ठीक है। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 दिन का ओपीसी का 7 दिन का स्ट्रेंथ और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 3 दिन का स्ट्रेंथ बराबर होता है। ओपीसी का 3 दिन का स्ट्रेंथ और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 1 दिन का स्ट्रेंथ बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ सब्जेक्टेड टू लार्ज श्रिंकेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर वर्कबिलिटी इज मोर। ये कोई ज़रूरी है। यूज्ड इन स्पीडी कंस्ट्रक्शन या कहाँ पे? रिपेयर वर्क में कर लेते हैं हम, ठीक है। रिपेयरिंग वर्क में हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे रोड का रिपेयर वर्क करना हो या हमको किसी बिल्डिंग का रिपेयर वर्क करना हो तो हम क्या कर देंगे? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है? रोड के लिए ही होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ गाड़ी वाड़ी चलती है तो इसलिए ज़्यादा देर तक का वो नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? फटाफट से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से रोड में जितने भी वो होंगे वो भर लेते हैं और उससे कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है इट हैज़ द बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ठीक है। ये क्या होता है? इसका केमिकल अटैक रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छा होता है। किससे? ओपीसी से। कॉन्क्रीट मेड विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कैन बी सेफली एक्सपोज टू फॉस्ट सिंस इट इज़ मैच्योर क्विकली, ठीक है। ये भी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल याद रखना, पेमेंट में, रिपेयर वर्क में, कोल्ड वेदर के टाइम पे भी हम रैपिड हार्डनिंग का सीमेंट कर सकते हैं। और प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में हम किसका यूज़ करते हैं? रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का, ठीक है। कोल्ड वेदर में कैसे? कोल्ड वेदर में क्या होता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा एक तो थोड़ी सी वहाँ की टोपोग्राफी अलग होती है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं? कोल्ड, जहाँ पे भी कोल्ड वेदर सीजन, जैसे हमारा तिब्बत कह रहा हूँ मैं, जैसे हमारा आप लद्दाख लगा लो, तो वहाँ पे हम क्या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और जो इसकी कॉस्ट होती है वो 10% ज़्यादा ही होती है, किससे? ओपीसी से, ठीक है। ओपीसी की कॉस्ट अगर 100 होगी तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की कितनी, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की कितनी कॉस्ट होगी? 110 रुपये होगी। इसका क्या 10% ज़्यादा ही होता है इससे, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये क्या है? एक तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट थी, ये किसकी बात करें हम? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। इसको हम क्या बोलते हैं? और कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी बोलते हैं, यही बात याद रखना। कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट हम किसको कहते हैं? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को, ठीक है। इज़ मेड बाय एडिंग 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें 2% क्या मिला रहता है? कैल्शियम क्लोराइड मिला रहता है, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी नाम है। तो ये याद रखना, पेपर में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सीमेंट है जिसका नाम कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट है, तो किसका नाम है? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर उसके बाद इट इज़ स्टोर्ड अंडर द ड्राई कंडीशन एंड शुड बी कंज्यूम्ड द मंथ इट, कोई ज़रूरत नहीं है। इट जनरेट 25%, ये याद रखना, इट जनरेट 25% मोर स्ट्रेंथ इन द फ्यू डेज, ठीक है। ये 25% ज़्यादा गेन करता है क्या? स्ट्रेंथ को थोड़े ही दिन में, ठीक है। इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो कितनी होती है? 20 मिनट से भी कम होती है। इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है क्या? 20 मिनट से भी कम होती है, ठीक है। सूटेबल फॉर कोल्ड वेदर, ठीक है। सूटेबल कहाँ के लिए? कोल्ड वेदर के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक सेटिंग टाइम की बात, क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें, अगर हम क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम याद रखना 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, ठीक है। सिंपल बात है, इनका सिर्फ याद रखना। क्विक सेटिंग सीमेंट मतलब बहुत जल्दी से क्विकली सीमेंट सेट हो जाता है। तो इसमें क्या है? इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट है, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट है। द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज रिड्यूज, इसमें क्या करते हैं हम? जिप्सम की मात्रा को घटा देते हैं और एल्युमिनियम सल्फेट की मात्रा को क्या करते हैं? थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है।
स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज़ एडेड। हम इस एल्युमिनियम सल्फेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसमें, ठीक है। इट इज़ ग्राउंड मच फाइनर देन ओपीसी, ये ओपीसी से भी ज़्यादा फाइन होता है, ठीक है। अगर आप उसको हाथ से रगड़ोगे तो ओपीसी से भी ज़्यादा आपको फाइन लगेगा। यूज्ड, याद रखना कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन ग्राउटिंग टू स्टॉप सीपेज, ठीक है। ये याद रखना कहाँ यूज़ होता है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। ग्राउटिंग क्या होता है, ग्राउटिंग टू स्टॉप सीपेज को स्टॉप करने के लिए जो हम वहाँ पे ग्राउटिंग बनाते हैं उसमें भी क्या किसका यूज़ करते हैं हम, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है हमारे पास लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट में क्या होता है, C2S की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। C2S मतलब डाया कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं और C3S और C3A को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा घटा देते हैं और C2S की मात्रा को बढ़ाते हैं। C3S क्या होता है हमारा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और C3 क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट, ठीक है। इट इज़ बेटर रेजिस्टेंट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ केमिकल एंड सॉल्ट बिकॉज ऑफ लेस क्रैक्स, ठीक है। ये कोई ज़रा जरूरी नहीं है हमारे लिए, ये याद रखना। लो हीट सीमेंट कहाँ यूज़ करते हैं, प्रिफर्ड इन मास कंक्रीटिंग, डैम बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, वाटर टैंक बनाना हो, जहाँ हम क्या करते हैं बहुत सारा, यहाँ पे ऐसा होता है कि मास कंक्रीटिंग, डैम और ब्रिजेस बनाने के लिए या वाटर टैंक बनाने के लिए, डैम्स, ब्रिज या वाटर टैंक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीमेंट क्या कंक्रीट नहीं बना सकते, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके कंक्रीट नहीं, यहाँ पे मास कंक्रीटिंग वर्क करते हैं, बहुत सारा कंक्रीट एक बार में बना देते हैं। पर अगर क्या होता है सीमेंट, आपको कंक्रीट का पता है वो बहुत जल्दी सेट भी हो जाता है, तो इसीलिए हम किस लिए इसका यूज़ करते हैं, लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं, ताकि जो हम मास्क, जो भी हम डैम, ब्रिज या वाटर टैंक बना रहे हों तो वहाँ पे क्या हो, वो सीमेंट क्या हो, वो जो कंक्रीट है वो धीरे धीरे करके सेट हो, ताकि हम जैसे धीरे धीरे सेट होगा तो हम अपने काम को जल्दी जल्दी से करके उसको हम कर सकते हैं उस काम को, ठीक है। डैम बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, वाटर टैंक बना सकते हैं। सिर्फ इतनी बात याद रखना, डैम, ब्रिज और वाटर टैंक में क्या होता है, हम बहुत सारा कंक्रीट एक ही टाइम पे बनाते हैं, इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट आता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है सल्फेट को रजिस्ट करता होगा, सल्फेट अटैक को, तो इसलिए इसका नाम क्या है, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। C3A की मात्रा 5% से कम कर देते हैं इसमें। C3A क्या होती है, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले सीमेंट के साथ कौन रिएक्ट करता है, C3A, याद रखना। सबसे पहले सीमेंट के साथ कौन रिएक्ट करता है, C3A, जिसका नाम है कैल्शियम, जिसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट, ठीक है। 5% से कम कर देते हैं। और C4A4 टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की मात्रा को कम कर देते हैं, ठीक है। बेटर रेजिस्टेंस टू सल्फेट, एक्सटर्नल सल्फेट अटैक, कोई एक्सटर्नल सल्फेट अटैक हो रहा होगा तो उस पर हमको बेटर रेजिस्टेंस दे सकता है। कहाँ यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, फाउंडेशन एंड पाइल्स में यूज़ करते हैं, सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ करते हैं, मरीन वर्क में यूज़ करते हैं, सीवर लाइन में यूज़ करते हैं, मर्सी एरिया में यूज़ करते हैं, कैनाल लाइनिंग में हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का, ठीक है। तो ये याद रखना कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में, फाउंडेशंस में, पाइल्स में, और सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, मेराइन में, सीवर लाइन्स में, मर्सी एरिया में और कैनाल लाइनिंग में, ठीक है। तो ये याद रखना। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, it is a blind cement which is produced by either mixing first OPC plus gypsum plus pozzolanic material और ग्राइंडिंग एंड देन मिक्सिंग इन अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बनाना हो तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले OPC के साथ जिप्सम प्लस पोजोलानिक मटेरियल को मिक्स करके ग्राइंड कर देंगे एक अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में, ठीक है। इट इज़ ग्राउंड फाइनर देन GPC OPC, ये OPC से फाइनर होता है। ये क्या होता है, लो हीट इसका क्या होता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है एंड इकोनॉमिकल टू OPC, ठीक है। ये बात याद नहीं रखें। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज स्लो, इसका जो रेट ऑफ गेन होता है, जो स्ट्रेंथ गेन करने की रेट होती है वो स्लो होती है, बट हैज़ अ बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक एज लो पोरोसिटी, ठीक है। ये बात जरूरी, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यूज्ड कहाँ होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, मरीन स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है, मरीन स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। उसके बाद मास कंक्रीट एंड सीवेज डिस्पोजल वर्क में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं, सीवेज डिस्पोजल वर्क में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखना
जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है उसमें क्या करते हैं हम ओपीसी के साथ जिप्सम प्लस पोजोलानिक मटेरियल मिला देते हैं, उनको ग्राइंड कर देते हैं एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी याद रखना कि जो यूज्ड होता है इसका कहाँ कहाँ होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में होता है, मराइन स्ट्रक्चर में होता है, मास कंक्रीटिंग और सीवेज डिस्पोजल वर्क में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट या इसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट स्लैग, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इसको, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट स्लैग भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। किसको, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को। प्रिफेर्ड इन प्लेस वेयर हाई ड्यूरेबिलिटी इज नीडेड। कहाँ प्रिफेर्ड करते हैं, जहाँ हाई ड्यूरेबिलिटी की हमको नीड हो, हाई ड्यूरेबिलिटी की हमको नीड हो, ठीक है, हाई ड्यूरेबिलिटी की हमको नीड हो, वहाँ यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इट इज़ मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। मोर रेजिस्टेंस होता है किसका, किससे, सल्फेट अटैक से, ठीक है। स्पेसिफाइड फॉर कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, स्पेशली मरीन वर्क में और पाइप कैरिंग केमिकल एंड सीवेज, ठीक है। जो पाइप क्या होता है, केमिकल को ले जा रहा होगा या सीवेज को ले जा रहा होगा, उसमें हम क्या करेंगे, किससे बनाएंगे, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सुपर सल्फेट सीमेंट। एक आता है हमारे पास सुपर सल्फेट सीमेंट। इसमें क्या होता है, दिस सीमेंट इज नीडेड टू दिस सीमेंट इज ऑब्टेन बाय इंटर ग्राइंडिंग, ठीक है। 85% टू 80 टू 85% हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट स्लैग, नहीं सॉरी, हम 80 टू 85% GGBC अलॉन्ग विद 10% हार्ड, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना। सुपर सल्फेट सीमेंट का याद रखना, इट इज़ हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक जो होगा उसके लिए हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और लो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करेगा, इसका लो हीट हाइड्रेशन होता है, ठीक है। इट इज़ मोर सस्पेक्टेड टू ड्यूरेबल अंडर स्टोरेज, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी केमिकल एडमिक्सचर। इट इज़ सुटेबल फॉर मरीन वर्क, ये याद रखना, सुटेबल किसके लिए, मरीन वर्क के लिए। फाउंडेशन केमिकली एग्रेसिव सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस सॉइल में केमिकल मिला हुआ हो, केमिकली एग्रेसिव सॉइल हो, वहाँ हम कौन सी सीमेंट का यूज़ करेंगे, सुपर सल्फेट सीमेंट का। एंड RCC पाइप बरीड इन सल्फेट बियरिंग सॉइल, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, सुपर सल्फेट सीमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ बॉक्साइट क्लिंकर एंड लाइम 40%, ठीक है, 40% में। किस को, बॉक्साइट क्लिंकर और लाइमस्टोन कितने परसेंट में मिलाते हैं, 40% और 40% में मिलाते हैं, ठीक है, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट के लिए। द रेजिस्टेंस प्रोडक्ट इन ग्राउंड फाइनर, द मेन सीमेंट इंग्रेडिएंट इज मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट Ca विच इज इंटरेक्ट विथ वाटर। ये एक जरूरी, इट गेन्स अर्ली स्ट्रेंथ गुड केमिकल, ये क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और गुड केमिकल रेजिस्टेंस होता है एंड सुटेबल इन कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। याद रखना, कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन में हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट यूज इन प्लेस वेयर टेम्परेचर एग्जिस्ट 18 डिग्री सेल्सियस। जिस भी जगह का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, वहाँ हम इस सीमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि लॉसेस स्ट्रेंथ इन हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर क्या होता है, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो लॉस हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी हमारी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का यूज़ कहाँ नहीं करते, 18% से ज़्यादा, जहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर हो वहाँ यूज़ नहीं करते हम इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक वाटर रेपिलियंट सीमेंट। वाटर रेपिलियंट सीमेंट को हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट भी कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इट इज़ मैन्युफैक्चर बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये पूछे जाते हैं कि ये कौन सा एसिड मिलाया जाता है, उसका नाम स्टारिक एसिड बोल दो या बोरिक एसिड बोल लो या ऑलिक एसिड विद ऑर्डिनरी सीमेंट एंड ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग ग्राइंडिंग एंड ऑफ क्लिंकर। क्या होता है, जब हम पोर्टलैंड सीमेंट का जब ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का जो क्लिंकर होता है जब उनकी ग्राइंडिंग करते हैं, तब हम उसके साथ क्या मिला लेते हैं, स्टारिक एसिड मिला देते हैं या बोरिक एसिड मिला देते हैं या ऑयलिक एसिड मिला देते हैं हम, ठीक है, वाटर रेपिलेंट सीमेंट हाइड्रोफोबिक सीमेंट में, ठीक है। क्या करते हैं हम, OPC का जब ग्राइंडिंग करते हैं हम, क्लिंकर जो OPC की जो क्लिंकर होते हैं उसके जब ग्राइंड करते हैं हम, उसमें क्या मिलाते हैं हम, स्टारिक एसिड, बोरिक एसिड एंड ऑयलिक एसिड बना देते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद आगे, द वाटर रेपिलियंट फिल्म फॉर्म्ड, द वाटर रेपिलियंट फिल्म इज फॉर्म्ड अराउंड ईच ग्रेन इज रिड्यूस्ड द रेट ऑफ डिट्रोशन, ये कोई ज़रूरी नहीं है। द फिल्म विल बी ब्रोकन आउट ऑफ द मिक्सिंग ऑफ एग्रीगेट, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दिस टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड प्लेस इन लॉन्गर स्टोरेज पीरियड, ये याद रखना, दिस ऑफ द सीमेंट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ लॉन्गर स्टोरेज पीरियड एंड एक्सट्रीमली वेट क्लाइमेट कंडीशन एंड दे
दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज इन वाटर प्रीडोमिनेट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना। इस सीमेंट का यूज़ कहाँ करेंगे? प्लेस ऑफ लॉन्गर स्टोरेज पीरियड्स के लिए, जहाँ एक्सट्रीमली, जिसका कहाँ हो वेट, जहाँ पे एक्सट्रीमली वेट क्लाइमेटिक कंडीशन हो। दिस टाइप ऑफ सीमेंट यूज इन वाटर प्रीडोमिनेट कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये याद रखना। साइट्स ऑफ डैम, स्पिलवे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वाटर रेपेलेंट का स्पिलवे में, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में। एक्स्ट्रा हाई, द कॉस्ट ऑफ सीमेंट इज नॉर्मली हाई देन पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास वाटर प्रूफ सीमेंट। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग द स्टेराइड्स ऑफ कैल्शियम, एल्युमिनियम एंड जिप्सम ट्रीटेड विद टैनिक एसिड इन द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। वाटर प्रूफ, इट इज़ रेजिस्टेंट टू पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। इट इज़ यूज्ड इन, ये याद रखना, वाटर प्रूफ सीमेंट में ये चीज़ याद रखना कि इट इज़ यूज्ड इन रिटेनिंग वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर लाइक टैंक्स, रिजर्वायर्स, रिटेनिंग वॉल्स, स्विमिंग पूल और ब्रिज पियर्स में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जहाँ पे भी हमको टैंक बनाना हो, रिजर्वायर बनाना हो, रिटेनिंग वॉल बनानी हो, स्विमिंग पूल बनाना हो या ब्रिज पियर्स बनाने हो, ब्रिज के पायर्स बनाने हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे? वाटर प्रूफ सीमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम एग्रीगेट की तरफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट। सबसे पहले एग्रीगेट में पढ़ते हैं फाइनेस मॉडुलस। इट इज़ अ न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ फाइनेस, गिव सम डाटा अबाउट मीन साइज ऑफ द पार्टिकल साइज इन द एग्रीगेट। द फाइनेस मॉडुलस वेरीज बिटवीन 2.0 to 3.4 फाइन एग्रीगेट। सबसे पहली लाइन ये याद रखना, फाइननेस मॉडुलस इज वेरीज बिटवीन 2.0 to 3.5 फॉर फाइन एग्रीगेट, ठीक है। याद रखना ये रेंज 2.0 से लेके 3.5 किसके लिए होता है? फाइन एग्रीगेट के लिए। 5.5 से लेके 8.0 तक किसके लिए होता है हमारे पास? कोर्स एग्रीगेट के लिए। और 3.5 से लेके 6.5 तक किसके लिए होता है हमारे पास? ऑल इन एग्रीगेट के लिए। ये याद रखना, जो फाइननेस मॉडुलस होता है एग्रीगेट के लिए, वो वेरी कहाँ से करता है? 2.0 से लेके 3.5 तक किसके लिए? 2.0 से 3.5 के लिए फाइन एग्रीगेट के लिए, 5.5 से लेके 8.0 तक कोर्स एग्रीगेट के लिए, 3.5 से 6.5 तक ऑल इन एग्रीगेट के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर याद रखना, एग्रीगेट हुज फाइन मॉडुलस इज रिक्वायर्ड इस प्लेस द स्टैंडर्ड वेट ऑफ सीव। कौन कौन से सीव से हम इसको पास करवा सकते हैं? 80, 63, 40, 20, 12.5, 10, 4.75, 2.36, 1.8 mm के ISC और 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड सेट इज वाइब्रेटेड, ठीक है। द मटेरियल रिटेनिंग ऑन ईच sieve आफ्टर sieving द रिप्रेजेंटेड द फ्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट coarser than the sieve. The question of final, ये कुछ जरूरी नहीं। The sum of cumulative percentage retained by the IS sieve divided by 100 gives the fine modulus, ये भी जरूरी है। The fineness modulus 3.0 can interpret by mean that the third sieve that is 600 micron is the average size, ये भी कोई। The object of the fine modulus is, ये याद रखना, जो ऑब्जेक्ट होता है फाइंडिंग फाइनेस मॉडुलस इज टू बी ग्रेड इज अ गिवन एग्रीगेट फॉर द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विद अ मिनिमम सीमेंट, ठीक है। ये याद रखना। क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है हम फाइनेस मॉडुलस जो निकालते हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है किस लिए निकालते हैं? ताकि हम ग्रेड द गिवन एग्रीगेट फॉर द रिक्वायर्ड, जो हम ग्रेड पता कर सके एग्रीगेट का, जो हम किस लिए रिक्वायर्ड है? स्ट्रेंथ के लिए, वर्कबिलिटी के लिए और कंक्रीट मिक्स विद मिनिमम सीमेंट के लिए, ठीक है, विद मिनिमम सीमेंट। फिर पढ़ना, हायर FM एग्रीगेट, हायर फाइन मॉडुलस एग्रीगेट रिजल्ट द हार्श कंक्रीट मिक्स, ठीक है। याद रखना, जो अगर फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू हायर आ गई तो इसका मतलब क्या होगा? जो एग्रीगेट होगा वो हार्श होगा, किसके लिए? हार्श होगा कंक्रीट मिक्स के लिए। अगर लोअर फाइंडिंग रिजल्ट आ गया तो अगर फाइनेस मॉडुलस रिजल्ट अनइकोनॉमिकल हो गया तो कंक्रीट अनइकोनॉमिकल होगा कंक्रीट मिक्स के लिए। लोअर जो वैल्यू आ गई फाइनेस मॉडुलस के लिए तो वो अनइकोनॉमिकल होगा किसके लिए? कंक्रीट मिक्स के लिए, ठीक है। ये याद रखना। फिर उसके बाद आता है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन फॉर सम टाइम कंक्रीट कैंसर। कंक्रीट कैंसर किसको कहते हैं हम? एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को, ठीक है।
It is a phenomena accomplished by extensive expansion and may lead to the bad cases to complete। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये छोड़ो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर एक चीज़ ये पूछा जाता है टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट ऑफ एग्रीगेट पूछे जाएंगे। अगर हमको निकालना है फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स निकालना है, IS कोड याद रखना 2386 2386 याद रखना इसका, फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स का। ठीक है, तो पहली बात फ्लेकी एग्रीगेट में क्या बोला, फ्लेकी एग्रीगेट आर दोज विच हैव लीस्ट लिटल डायमेंशन लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन ऑफ सैंपल। ठीक है, तो क्या बोला गया, फ्लेकी एग्रीगेट हम किसको बोलेंगे, जिसका लीस्ट रेटेड डायमेंशन कम होगा 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन ऑफ सैंपल। अगर फ्लेकी एग्रीगेट हम किसको कहेंगे, जिसका लीस्ट लेटल डायमेंशन कम होगा 0.6 टाइम्स किसके, मीन डायमेंशन ऑफ सैंपल के। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेकी एग्रीगेट। एलोंगेटेड एग्रीगेट किसको बोलेंगे, जिसका क्या होगा, दोज हैविंग लॉन्गेस्ट डायमेंशन लेंथ मोर देन 1.8 मीटर द मीन डायमेंशन ऑफ सैंपल। ठीक है, एलोंगेटेड एग्रीगेट किसको बोलेंगे, जो उसका लॉन्गेस्ट डायमेंशन होगा, लेंथ का जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन होगा वो अगर ज़्यादा होगा 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन ऑफ सैंपल को, उसको हम क्या बोलेंगे, एलोंगेटेड एग्रीगेट बोलेंगे। ठीक है, फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थिकनेस गॉज अपॉन टोटल वेट, तो ये याद रखना। ठीक है, फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थिकनेस गॉज अपॉन टोटल वेट। ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा एलोंगेशन इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द एग्रीगेट रिटेन्ड ऑन लेंथ गॉज अपॉन टोटल वेट, ये याद रखना। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, टफनेस टेस्ट बोलो या इम्पैक्ट वैल्यू बोलो। ठीक है, टफनेस टेस्ट बोले, इम्पैक्ट वैल्यू बोलो, ये याद रखना। ठीक है, द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू गिव्स द रिलेटिव मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू द सडन शॉक और इम्पैक्ट। तो जो एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू होता है वो हमको क्या देता है, रिलेटिव मेजर टू द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू द सडन शॉक और इम्पैक्ट। ठीक है, याद रखना। 14 किलो की हैमर होती है, उसको हम 38 सेंटीमीटर के हाइट से गिराते हैं। ठीक है, 14 किलोग्राम की हैमर जो होती है उसको हम कहाँ से गिराते हैं, 38 सेंटीमीटर के हाइट से गिराते हैं। और नंबर ऑफ ब्लोज कितने होते हैं, 15 होते हैं। ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि पूछ लिया जाएगा टफनेस टेस्ट या इम्पैक्ट वैल्यू में हम जो हैमर का वेट होता है वो कितना होता है, 14 किलो का होता है। कितने सेंटीमीटर के हाइट से गिराते हैं, 38 सेंटीमीटर के हाइट से गिराते हैं। और नंबर ऑफ ब्लोज कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। द क्रस्ट एग्रीगेट इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द कप एंड द होल ऑफ इट, ये जरूरी नहीं है हमको जानना। तो जो AIV होता है वो कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शन पासिंग अपॉन टोटल वेट। ठीक है, तो याद रखना टफनेस टेस्ट और इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में याद रखना, सबसे ज़रूरी जो याद रखना है वो है 14 kg हैमर ड्रॉप। 14 किलो की हैमर होती है जिसको ड्रॉप करते हैं 38 सेंटीमीटर से हाइट से, और कितने नंबर ऑफ ब्लोज होता है, 15 नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है हमसे। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है एग्रीगेट एब्रिएशन टेस्ट, इसका IS कोड याद रखना 2386। ठीक है, ये 2386 याद रखना आप। ठीक है, 2386 याद रखना। द एब्रिएशन वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट में बी डिटरमाइंड बाय द आइदर डेविल मशीन और लॉस एंजलिस मशीन। ठीक है, तो ये याद रखना, जो एग्रीगेट का एब्रिएशन टेस्ट होता है हम किससे करते हैं, या तो डेविल मशीन से करते हैं या तो लॉस एंजलिस मशीन से करते हैं। ठीक है, इन अ लॉस एंजलिस मशीन द एब्रेसिव चार्ज कंस्टेंट ऑफ कास्ट आयरन स्फीयर, ये जरूरी नहीं है। इट मेजर द रेजिस्टेंस वियर एंड टीयर इज फिल द इनसाइड द चार्ज, ये कोई नहीं है। हाँ, ये चीज़ याद रखना, रोटेट कितने बार करते हैं हम इसमें, रोटेट कितना करते हैं, 20 से 33 रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, एक ड्रम सा होता है उसके अंदर डाल देते हैं हम इसको, आपने अपने लैब में देखा होगा। उसमें क्या करते हैं हम इसको पर मिनट, उसका रेवोल्यूशन कितना होता है, 20 से 33। ठीक है, 20 to 33 उसका रेवोल्यूशन पर मिनट होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना होना चाहिए, 500 रेवोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, तब हमको एग्रीगेट एब्रेशन टेस्ट का वो मिलेगा, वैल्यू मिलती है हमको। ठीक है, क्रस्ट सैंपल इज पास्ड थ्रू 1.7 mm, जो हम उसमें से जब वो ड्रम में वो 500 रेवोल्यूशन पूरा होगा उसको निकालेंगे, हम किसी चीज़ में रखेंगे। ठीक है, सीव्स में रखेंगे। अगर उसके बाद जो क्रस्ट सैंपल जो होगा वो पास हो जाए 1.7 mm सीप से, तब हम उसका क्या लेंगे, वेट ऑफ फाइनल कंटेंट इज डिटरमाइन, तो हम उसका वेट लेके उसका फाइनल कंटेंट को डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, जो AAV होता है, जो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू होता है,
वो लेस देन 30% फॉर पेमेंट, ये मेन है, ये याद रखना। अगर हमको पेमेंट बनानी हो तो एग्रीगेट एब्रिविएशन टेस्ट अगर हमको पेमेंट के लिए यूज़ करना हो एग्रीगेट, तो जो एग्रीगेट एब्रिविएशन वैल्यू होगा वो 30% से कम होना चाहिए। अदर कंस्ट्रक्शन के लिए 50% से कम होना चाहिए, ठीक है। अब एग्रीगेट एब्रिविएशन वैल्यू निकालनी हो तो फ्रिक्शनल पासिंग अपॉन जो भी चीज़ पास हो रही है, जितना भी IS 1.7 mm से सीप से जो पास हुआ है उसको और टोटल वेट जितना था उसको हम डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्रशिंग वैल्यू। क्रशिंग वैल्यू में सिंपल याद रखना 40 न्यूटन का लोड लगता है। मेन चीज ग्रेजुअल लोड, धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं हम 40 न्यूटन तक। और कितना रेट होता है उसका, रेट क्या, रेवोल्यूशन कितना, रेट क्या होता है उसका 4 टन पर मिनट। 4 टन पर मिनट के हिसाब से हम रेट बढ़ाते हैं उसका ग्रेजुअल लोड का। धीरे धीरे जो लोड डालते हैं हम 40 टन तक लोड डालते हैं और रेट क्या होता है उसका 4 टन पर मिनट का, ठीक है। क्रस्ट एग्रीगेट इज अ पास्ड ओवर 2.36 m। फिर उसके बाद जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्रस्ट एग्रीगेट को IS सीव में रखते हैं और जो भी पास हो जाए 2.36 mm से हम उसका वेट लेके उसको टोटल वेट से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तब हमको क्या मिल जाएगा, क्रशिंग वैल्यू मिल जाती है हमारी को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वाटर के बारे में, ठीक है। कोडल रिकमेंडेशन ऑफ वाटर इज यूज्ड इन, जो भी वाटर यूज़ कर रहे हैं हम कहाँ पे, कंक्रीट फॉर मिक्सिंग एंड क्योरिंग शुड बी फ्री फ्रॉम इंजीरियस अमाउंट ऑफ ऑयल, ग्रीस, शुगर, ऑर्गेनिक कंटेंट, एसिड, एल्कली, सॉल्ट्स एक्स्ट्रा। जो भी वाटर हम कंक्रीट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सब उनमें उस वाटर में क्या क्या नहीं होनी, उनमें क्या इंप्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ऑयल नहीं होनी चाहिए, ग्रीस नहीं होनी चाहिए, शुगर नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट, एसिड हो गया, एल्कली सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होनी चाहिए। जनरली वाटर अवेलेबल एट द साइट इज प्रिफेयर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन बट वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ शुड नॉट बी 10%, मोर देन 10%। वेरिएशन ऑफ सेटिंग टाइम 30 मिनट एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। सिंपल, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट है pH वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन, जो वाटर की pH वैल्यू होती है कंक्रीट मिक्स करने के लिए वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। फिर याद रखना अमाउंट ऑफ वाटर फॉर हाइड्रेशन। अगर हमको कंप्लीट हाइड्रेशन करनी होगी तो कितना परसेंट वाटर लगता है, 23% वाटर लगता है हमारा, ठीक है, मैंने बताया था। और कंप्लीट केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमको कितना वाटर चाहिए होता है, 15% वाटर चाहिए होता है। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 23% वाटर और कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए 15% हमको वाटर चाहिए होता है। तो इसीलिए कहता है टोटल कितना परसेंट पानी लगता है, 38% पानी लगता है हमारा, ठीक है, तो याद रखना। फिर आता है हमारे पास लाइम। तो ये क्या, लाइम क्या है, ये भी एक बाइंडिंग मटेरियल। द रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम इज CaO इज कैल्शियम कार्बोनेट। जो रॉ मटेरियल होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट वो क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaO, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। वो किससे ऑब्टेन्ड होता है हमको, जब हम लाइमस्टोन का कैल्सिनेशन करते हैं तब हमको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। तो लाइम कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन। लाइम और हम और किस किस चीज़ से निकाल सकते हैं, कैल्सिनेशन, सेल का कैल्सिनेशन करने से, कोरल का कैल्सिनेशन करने से, चौक का और अदर कैलकेरियस सब्सटेंस का, ठीक है। कोरल एंड सेल्स आर सी एनिमल्स, वाइट चौक आर प्योर लाइमस्टोन, ठीक है। वाइट चौक क्या होता है हमारे पास, प्योर लाइमस्टोन होता है। वेरस कंकर क्या होता है हमारे पास, इम्प्योर लाइमस्टोन होता है। कोरल लाइम इज क्लेम्ड टू बी द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन, कोरल लाइम इज क्लेम्ड इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ लाइम। जो कोरल लाइम होता है वो याद रखना, जो कोरल लाइम होता है वो क्या होता है हमारा, प्योरेस्ट सोर्स ऑफ लाइम होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है हमारा, प्योरेस्ट सोर्स ऑफ लाइम, ठीक है। अभी तो हम लाइम पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इम्प्योरिटीज़ पढ़ते हैं हम। Impurities. Hydrolicity is the ability of the lime is set under water is damp location where free circulation of air is very less. The hydrolicity is imparted in lime by many impurities but controlled manner. Clay 8 से 30% इंक्रीज द सेटिंग एंड डिक्रीजिंग स्लेकिंग, ठीक है, याद रखना। अगर क्ले की मात्रा 8 से 30% होगी तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इसकी सेटिंग और डिक्रीज करेगा स्लेकिंग को, ठीक है। सॉल्युबल सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना, मैग्नीशियम, कैल्शियम इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी किसकी वजह से आती है इसमें, लाइम में,
अगर हम उसमें सॉल्युबल सिलिकेट्स होंगे जैसे एल्यूमिना, मैग्नीशियम, कैल्शियम होगा तो वो क्या करेगा, इम्पार्ट करेगा हाइड्रोसिटी को। मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स द बेटर स्लेकिंग, सेटिंग एंड गुड स्ट्रेंथ। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो क्या देता है, इट गिव्स बेटर स्लेकिंग देता है, सेटिंग देता है, गुड स्ट्रेंथ देता है। जो सल्फेट होता है दे गिव बेटर सेटिंग बट रिटार्ड स्लेकिंग। MgO अगर 5% होगा तो गिव्स बेटर हाइड्रोसिटी देता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। टाइप्स ऑफ लाइम याद रखना। सबसे पहला क्विक लाइम, ये इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम इज़ अ प्योर लाइम, प्योर फॉर्म ऑफ लाइम, क्विक लाइम। जनरली कॉल्ड क्विक लाइम इज अ साइट ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम। जनरली कॉल्ड क्विक लाइम इज अ साइट ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड गिव्स द ब्राउनिश टिंच। इट इज़ कॉल्ड कॉस्टिक लाइम। क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्लेकिंग विद वाटर, हैज़ नो एफिनिटी फॉर कार्बोनिक एसिड, यूज्ड इन प्लेस ऑफ एसिथिक अपीयरेंस, वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग। वाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग में किसका यूज़ करते हैं हम, क्विक लाइम का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारे पास फैट लाइम। सबसे पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर लाइम पढ़ना। फैट लाइम भी हमारा प्योर लाइम होता है, उसको हम, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 3.4, ठीक है, ये याद रखना। इन बोथ प्योर एंड फैट लाइम स्लेकिंग इज विगोरस एंड वॉल्यूम बिटवीन 2.3 टाइम्स, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स। इट इज सेट स्लोली इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड हिंस नॉट सुटेबल फॉर थिक वॉल और इन वेट क्लाइमेट, ठीक है। ये क्या होता है, धीरे से क्या होता है, सेट होता है, और ये एयर धीरे से सेट होता है एयर में, तो इसलिए ये सूटेबल नहीं होता थिक वॉल, मोटी वॉल के लिए, और जहाँ का क्लाइमेट वेट हो वहाँ यूज़ नहीं करते हम इसको, ठीक है। इसके बाद इट कीप्स अंडर वाटर, फैट लाइम डज नॉट लूज इट्स प्लास्टिसिटी कंसिस्टेंटली, डज नॉट सेट एंड हार्ड, ये जरूरी नहीं है। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम याद रखना, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑप्टेन फॉर मॉडरेट बर्निंग ऑफ, याद रखना इट इज़ प्रोडक्ट ऑप्टेनिंग बर्निंग ऑफ, पूछा जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक लाइम के बारे में, किस में बर्न करते हैं, 900 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। ऑफ रॉ लाइम स्टोन विच इज़ कंटेन स्मॉल पोर्शन ऑफ क्ले, सिलिका एंड अल्मोनिया, 5 से 30% के बीच में, एंड आयरन ऑक्साइड इन केमिकल। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसके छोड़ो। हाइड्रेट लाइम के बारे में पढ़ो, विच इज़ क्विक लाइम इज़ फाइनली क्रश स्लैग्ड एंड अमाउंट, ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पुअर लाइम आता है एक हमारे पास, इसमें बस इतना याद रखना कि इट कंसिस्ट CaO MgO लेस देन 70%, MgO ग्रेटर देन 5%, एंड क्ले इम्प्योरिटीज मोर देन 30% इन द फॉर्म ऑफ सिलिका ऑक्साइड। इट सेट्स ऑन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ लाइम। Extensively used in the cement in mortar to enhance its property, water relevant increase, shrinkage, decay and smooth surface is obtained. Due to plastic nature of lime mortar become workable. Used कहाँ करते हैं, मेकिंग पेंट, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये याद रखना, लाइम का सबसे पहली बात, लाइम पढ़ लेना किसके वो होता है, ठीक है, ये सब कुछ लाइम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। और ये क्विक लाइम के बारे में, फैट लाइम के बारे में, हाइड्रोलिक लाइम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसका सीधा यूज्ड पढ़ना, क्या होता है यूज्ड, क्या क्या होता है हमारे पास, पेंट बनाने के काम आता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में आता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आता है, सॉइल स्टेबलाइजेशन में आता है, मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस में आता है, वाटर ट्रीटमेंट में, इन मशीनरी प्लास्टरिंग में भी आता है हमारा, ठीक है। टेस्टेस पढ़ लेना, टेस्टेस ज़रूरी है, ठीक है। फाइनेस्ट टेस्ट होता है इसका, कोड नंबर याद रखना IS 6932 फाइन, ठीक है, पार्ट 4 में। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिड्यू एंड स्लेकिंग ऑफ क्विक लाइम, ठीक है, ये टेस्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिड्यू ऑन स्लेकिंग ऑफ क्विक लाइम, इसका याद रखना, IS कोड याद रखना 6932 पार्ट 3, ठीक है। इसमें भी वर्कबिलिटी टेस्ट होती है, वो होती है 6932 पार्ट 8, टेस्ट कंडक्ट ऑन द फ्लो टेबल एंड ट्रांशेट कॉनिकल मोल्ड पे, ठीक है। ये याद मत रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि अगर हमको लाइम की फाइनेस्ट टेस्ट करनी होगी तो कौन सा IS कोड 6932 पार्ट 4 में लिखा हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिड्यू ऑन स्लेकिंग ऑफ क्विक लाइम बोले तो IS 6932 पार्ट 3 में, और वर्केबिलिटी टेस्ट बोले तो उसका, अगर वर्केबिलिटी टेस्ट लाइम की पूछे उसका IS कोड पूछे 6932 पार्ट 8 याद रखना।
ठीक है। फिर सेटिंग टाइम टेस्ट होता है, उसमें साउंडनेस टेस्ट होता है, इसका भी 6932 पार्ट 9 में बताया हुआ है। टेस्ट इज डन टू फाइंड क्वालिटी एंड द अनसाउंडनेस ऑफ लाइम यूजिंग द ली चैटेलियर एपरेटस। इसमें भी किसका यूज़ करते हैं हम, ली चैटेलियर एपरेटस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अब पॉपिंग एंड पिटिंग टेस्ट होता है IS 6932 पार्ट 10, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वॉल्यूम यील्ड ऑफ क्विक लाइम की बात होगी तो IS 693 पार्ट 6 की बात हो रही है। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में पूछे तो IS कोड है 6932 पार्ट 7 में लिखा गया है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में पूछे तो IS 6932 पार्ट 7 में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे ट्रांसवर्स के हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना। तो अगर हमसे ये सब कुछ पूछे पेपर में तो हमको इनकी IS कोड याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे साउंडनेस की कितनी है 6932 पार्ट 9, पॉपिंग पिटिंग की कितनी है IS 6932 पार्ट 10, याद हो जानी चाहिए 6932। तो यील्ड और पूछे हमसे वॉल्यूम ऑफ यील्ड ऑफ क्विक लाइम पूछे तो 6932 पार्ट 6, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में बोले तो 6932 पार्ट 7 और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट बोले तो 6932 पार्ट 7, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर कल पढ़ेंगे हम मोटार से, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अपने दोस्तों तक ये सब जरूर भेजना, ठीक है। अगर हमारे UKPSC JEE में अगर हमारे UKPSC JEE में 35 से 40 या 40 से 50 क्वेश्चन में पूछे जाएंगे इससे BMC से, तो कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन आप लगा लोगे अगर इसको पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।